मुनीर हाँ बोलेगा तो हाफिज से युद्ध होगा। इस पे साइन करते हैं, तुम भी इस्राइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इस्राइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुनीर ना बोलेगा तो अमेरिका बहुत मारेगा। अब ये ज्यादा जरूरी हो गया है, लाजिम हो गया है कि पाकिस्तान, ट्रंप ने जो कहा है ना कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर, उसका फौरी तौर पे जवाब दे। यानी ख्वाजा आसिफ के पुराने क्लिप चलाने से बात नहीं बनेगी, खुद जवाब दे। ISPR किए ना, एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज शरीफ से कराओ ना ट्वीट, वो कहे एब्सोल्युटली नॉट। ये वो कह रहा है, करो फिर, हिम्मत है तो इनकार करो ट्रंप को। मुनीर बना डबल एजेंट, घर में ही बदला सेंटीमेंट। अरे अरब मुल्क इस्लाम को, इस्राइल को तस्लीम करने पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इस्राइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इस्राइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर ले, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले, इस्राइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। पाकिस्तान से युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े में सालिसों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मामला जो है वो ईरान के साथ था और अब सालिस निशाने पर आ रहे हैं और पाकिस्तान भी उन सालिसों में से एक सालिस है। पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान स्पेशल कमांडो को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर बड़े शहर का कंट्रोल सीधे तौर पर आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। रावलपिंडी में बिना परमिशन किसी की गाड़ी का आना जाना मना हो गया है। पाकिस्तान में हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले में बारूद बिछा दिया गया है। एक चिंगारी और पाकिस्तान में धमाके शुरू हो जाएंगे। इस बार मुनीर को खतरा 22 करोड़ पाकिस्तानियों से लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने मुनीर को सीधे सीधे फरमान सुना दिया है। इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। अच्छा, इजरायली खुश हो रहे हैं, इंडियंस हमारे दोस्त खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर पै रहे हैं, पाकिस्तान ने इंज हो रहे हैं, पाकिस्तान ना उंज हो रहे हैं, पाकिस्तान दे पीछे पै गए, पाकिस्तान उन्होंने नहीं छड़ना, पाकिस्तान दया कर। मुनीर ईरान और अमेरिका जंग में मीडिएटर बनकर अपनी इमेज ग्लोबल लीडर वाली बनाना चाहता था, लेकिन अब उसकी इमेज पाकिस्तान में ही डैमेज होनी शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान में इजराइल को मान्यता नहीं दी तो ट्रंप पाकिस्तान पर कहर बरसाना शुरू कर देंगे। मुनीर अच्छे से जानता है पाकिस्तान में पावर में वही रहता है जिसके पास AAA का हाथ हो। हुकूमत का टाइम पूरा करने के लिए 3 A's की मदद चाहिए, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। उसके ऊपर भी गरीदा को काफी बातें सुनाई गई, लेकिन वैसे तो खैर उन्होंने ये जो बात कही है वो मुझे लगता है कि कुछ झूठ नहीं है और ना ही कोई नई बात है। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो कहीं ना कहीं उसको आर्मी की भी एक तरह से रजामंदी चाहिए होती है और अमेरिका की भी चाहिए होती है। इसीलिए तो वो इमरान खान साहब बेचारे चिल्लाते रहे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका ने हटाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पे तो कान ना धर के और उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में अब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले इजराइल से नफरत करना सिखाते हैं। यहूदियों के खिलाफ बचपन से उसके जहन में जहर भरा जाता है। अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। हम इसराइल के अगेंस्ट हैं तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है उससे मुराद भी कौन से यहूदी हैं? ये
फितना परस और शरपसंद यहूदी हैं जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल का साथ देने का मतलब होता है पाकिस्तानी सेना से दुश्मनी, पाकिस्तानी मौलानाओं से दुश्मनी, पाकिस्तानी आतंकवादियों से दुश्मनी। इसीलिए आज तक किसी पाकिस्तानी पीएम की इजराइल से संबंध अच्छा करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान को यह भी पता है कि पाकिस्तान में शहबाज से ज्यादा ट्रंप का हुक्म माना जाता है। अगर ट्रंप ने कुछ कह दिया तो मुनीर के लिए वो पत्थर की लकीर है। जब से ट्रंप ने कहा पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे, तब से पाकिस्तान में एक बात साफ हो गई, मुनीर इजराइल को मान्यता जरूर देगा, लेकिन कैसे देगा? पाकिस्तान में बस इसी को डिकोड किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पाकिस्तान को और बड़ा सदमा लग गया। And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. And I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group. ट्रंप के बयान में एक बात गौर करने वाली है। ट्रंप ने सऊदी अरब का नाम लिया, कतर का नाम लिया, कुवैत का नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। 25 मई को ट्रंप पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को कहा और 28 मई को पाकिस्तान का नाम दोबारा नहीं लिया। तो क्या मुनीर ने इजराइल को मान्यता देने के लिए हां बोल दिया है? पाकिस्तान में जबरदस्त कंफ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान किस लाइन पर चल रहा है, मुनीर क्या कर रहा है। पाकिस्तान में स्पेशल संसद सेशन की डिमांड की जा रही है ताकि पता चल सके पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है। अगर आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि एक इजलास पार्लियामेंट का इन कैमरा हो जाए और उसमें हमें बड़ी वजाहत के साथ बताया जाए कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, इस आलमी सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, आलमी बिरादरी के लिए हमारा पैगाम क्या है, हमारा किरदार क्या है, और ज़ाहिर है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी है और एस्टेब्लिशमेंट की भी है, तमाम दिफाई इदारों की भी है कि वो अवाम के इन नुमाइंदों को, इस पार्लियामेंट को बताएं। अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते और हालात इसके मुतकाजी हों कि हम इन कैमरे बैठकर इस पर गुफ्तगू करें। आसिम मुनीर मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसके पास पाकिस्तानी सेना भी है और वो खुद को बतौर मुल्ला भी पेश करता है। सबसे पहले मुनीर ने इजराइल को लेकर पाकिस्तानी जनता का लिटमस टेस्ट किया, अमेरिका का प्रेशर पॉलिटिक्स को आजमाया। पाकिस्तान में 1 साल पुराना ख्वाजा आसिफ का बयान वायरल होता है जिसमें वो इजराइल को मान्यता देने के खिलाफ हैं। पाकिस्तान से ये बयान अमेरिका पहुंचा और रिएक्शन भी आया। लिंडसे ग्राहम जो है वो कहते हैं कि ठीक है अब सच नहीं, लेकिन माजी में तो आपने ट्वीट किया था जो आपने डिलीट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान सालिस बना हुआ है तो इनकी सालसी जो है उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनका बिहेवियर है और इनकी इसराइल के साथ जो नफरत है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कहा कि माना कि कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट अभी डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी, लेकिन इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं। हालांकि वो बेचारे डिलीट कर चुके, तोबा कर चुके उन स्टेटमेंटों से भी। उनसे तो आपको पता है रात के वक्त तो उनसे कुछ भी हो जाता है, ऐसे ही जैसे चूहा ड्रम में गिरा हो। अब वो आपकी मर्ज़ी, आपने ड्रम के अंदर शराब समझनी है, रूह अफ़ज़ा समझना है। बहरहाल वो ड्रम में गिरा हुआ चूहा जब बाहर निकलता है तो जैसी वो बातें करता है। तो ख्वाजा साहब भी रात को तकरीबन 12 बजे के बाद, 12 से लेके आप उनके सभी ऐसे ट्वीट्स जो हैं उनका अगर वक्त देखेंगे तो रात 12 से सुबह 5 बजे के दरमियान होता है। सुबह 5 बजे के बाद फिर कभी ऐसा ट्वीट नहीं होता और मॉर्निंग में उठकर अक्सर अपने ट्वीट वो डिलीट भी कर देते हैं।
आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होनी थी, ठीक उसी वक्त ख्वाजा आसिफ का एंटी इजराइल पोस्ट भी आया था। मुनीर पाकिस्तान में बहुत सेफ गेम खेलने की प्लानिंग में है। अगर अच्छा हुआ तो आसिम मुनीर की जय जय हो, अगर मामला फंसा तो शहबाज शरीफ की कुर्बानी पक्की है। तो अभी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो सारा मुद्दा शहबाज पे डाला जा सकता है कि शहबाज ने और जरदारी ने साइन किए थे भाई, क्योंकि देखिए ना, दस्तखत तो वजीर आजम के होंगे ना, अगर ऐसा कोई होता है मुआहदा, या सदर और वजीर आजम दोनों के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर खुद सामने आ जाता है, सदर बन जाता है और किसी मोहसिन नकवी जैसे को वजीर आजम बना देता है, किसी काकड़ शाकड़ को लागे बिठा देता है, तो फिर अगर इसराइल को तस्लीम करना हुआ तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम भी इसीलिए रुक गई है कुछ अरसे के लिए, वरना ये मई के तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में ये पास होनी थी हर हाल में। लेकिन अभी आपको पता है कि इसके ऊपर बातचीत रुक गई है। मुझे लगता है कि ये जो अचानक डिमांड आ गई है ना ट्रंप की, और ये ओपनली डिमांड तो बाद में आती है ना, पर्दे के पीछे डिमांड तो पहले से चल रही है और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पर्दे के पीछे से डिमांड चल रही है। तो इस डिमांड को सामने रखते हुए इन लोगों ने 28वीं तरमीम को थोड़ा सा डिले कर दिया है। पाकिस्तान के दो सच हैं जो मुनीर अच्छे से जानता है। पाकिस्तान में इजराइल और भारत को एक साथ देखा जाता है। इजराइल और भारत की दोस्ती पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चुभती है। और दूसरा सच, पाकिस्तान में तानाशाह को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा है। पाकिस्तान के पहले तानाशाह अयूब खान को गद्दी छोड़ने के बाद जिंदगी भर हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। दूसरा तानाशाह याह्या खान जो घर में बंद रहा, बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया। तीसरा तानाशाह जियाउल हक की मौत प्लेन क्रैश में हो गई। चौथा तानाशाह परवेज मुशर्रफ दुबई से जिंदा नहीं लौट पाया। और अब बारी आसिम मुनीर की है। मुनीर को पता है जिस दिन वर्दी उतरेगी उस दिन उसको पाकिस्तान में रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी। उसको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा और वर्दी कब तक रहेगी इसका फैसला भी अमेरिका करेगा। ऐसे में भी मुनीर पाकिस्तान में युद्ध शुरू करवा सकता है, लेकिन अमेरिका से नो सर नहीं बोल सकता। आसिम मुनीर को जब डिमांड व्हाइट हाउस में की गई कि गजा पीस बोर्ड के लिए तुम जो हो अपनी पाकिस्तान की फौज को भेजोगे, तो आसिम मुनीर ने कहा यस सर। डैडी ट्रंप को उसने बोला यस सर मैं भेजूंगा, और आसिम मुनीर अप्रूवल दे के आया व्हाइट हाउस में लंच के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान वापसी के ऊपर जब पल्स रिपोर्ट आई तो तमाम कोर कमांडर्स को, कमांडिंग ऑफिसर्स, कोर इंटेलिजेंस बटालियंस ने बताया कि सर अगर इसराइल भेजेंगे, गजा में आप ट्रुप्स भेजेंगे और जाहिर बात है वो इजरायली कमांड के अंदर भेजेंगे, तो 100% कंफर्म हमसे लिखवा लें कि बगावत हो जाएगी, क्योंकि आपने तो जो इस वक्त ग्रूमिंग की हुई है वो तो टोटल एंटी इजराइल सेंटिमेंट के ऊपर, प्रो जो है वो जहाद कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ईमान तकवा जहाद कॉन्फ्लिक्ट के जो माजत कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने की हुई है। तो जाहिर बात है कि ट्रुप्स जो है वो तो सर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर नक्शे में जरूर आया, लेकिन पाकिस्तान को सही मायने में आजादी कभी नहीं मिली। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के कंट्रोल में था। पाकिस्तान कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं बना सकता जो इजराइल को टारगेट कर सके। पाकिस्तान से इजराइल की दूरी करीब 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सबसे दूरी वाली मिसाइल शाहीन है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि इजराइल की मिसाइल पाकिस्तान को हिट कर सकती है। एक बार एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी मिसाइल को इजराइल की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान में कोई नहीं भूल सकता। ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना। अमेरिका हमेशा से जानता है पाकिस्तान की रगों में धोखा है।
पाकिस्तान में अगर सरकार साथ देगी तो सेना दगा करेगी, अगर सेना और सरकार साथ में है तो मौलाना और आतंकवादी अलग अलग लाइन पर चल देंगे। ऐसा अभी हो रहा है। भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? अल्लाह तबारक तआला ने उम्मते मुसलमा को ये एहसास अता फरमा दिया कि आज इनको पेशकदमी अता फरमाते हुए इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने 3600 किलोमीटर पाकिस्तान को पेशकदमी अता फरमा। ये जो शख्स इजराइल पर हमले की थ्योरी समझा रहा है, ये ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड सैफुल्लाह कसूरी है। पहलगाम में आतंकी हमले में भी इसका हाथ है और अब ये बता रहा है कि सऊदी से इजराइल में कैसे हमला करना है। लेकिन सैफुल्लाह कसूरी कितना डरता है, अब जरा वो भी देख लीजिए। कसूरी के दोनों तरफ खड़े दोनों शख्स को देखिए, उनकी उंगलियों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान में डर डर के सार्वजनिक मंच पर आ रहा होगा। इन दोनों लोगों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। पाकिस्तान में ये अननोन गनमैन का डर है। सोचिए, अगर ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी इजराइल के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी का क्या होगा। पाकिस्तान में इजराइल से नफरत करने वाला चूरन खूब चलता है। इजराइल से समझौता होगा तो पाकिस्तान में कई मौलाना मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपने हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं, अपने अवाम को भी इस हवाले से बेदार करना चाहता हूं कि अगर ईरान को इस्राइल सर कर लेता है तो फिर इस्राइल पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है। आसिम मुनीर मौलानाओं से तो लड़ सकता है, पाकिस्तान में ट्रंप के लिए खून बहा सकता है, लेकिन ट्रंप को नाराज करने की हिम्मत पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान एंटी ट्रंप स्टैंड लेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसका जवाब ट्रंप ने ओमान के एग्जाम्पल से समझा दिया। The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. पाकिस्तान ने एक बार अमेरिका को नो बोलने की कोशिश की थी, उसके बाद अमेरिका ने एक लाइन कही थी और मुशर्रफ नो से यस पर आ गए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद वापस स्टोन एज में भेजने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज तक कोई भी पाकिस्तानी जनरल अमेरिका को नो नहीं बोल पाया। इस बार इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नो बोला था और आज तक वो पाकिस्तानी जेल में बंद है। ट्रंप के इजराइल को मान्यता देने वाले बयान पर पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक इनकार नहीं किया है। पाकिस्तानी सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तानी संसद में इसकी आलोचना नहीं हुई है। अगर सदर ट्रंप ने वाकई फील्ड मार्शल को कह दिया कि साइन करो तो उन्होंने करने, और पाकिस्तान में उल्मा समेत सभी जो हैं वो लाइन और कतार में लग के इस नए सिग्नेचर्स के जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो उसके फजाइल होंगे वो बयान करेंगे। फिलहाल क्योंकि वो नौबत नहीं आई इसलिए ख्वाजा साहब को हश हश करवाया गया है और उन्होंने अपना ये बयान वापस लिया। लेकिन ये हो सकता है, आप देखेंगे कि अगर सदर ट्रंप ने ना कहा और पाकिस्तान ने साइन ना करने हुए तो फिर 1-2 दिनों के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही भड़कों वाले बड़ी बड़ी भड़के मारते हुए नए बयान इसहाक डार या ख्वाजा आसिफ दे सकते हैं कि हम किसी सूरत इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन ये देख सदर ट्रंप की तरफ रहे हैं। उन्होंने अगर इन्हें कहा कि दस्तखत करो तो ये फजाइल बयान करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग बेशक ना करें या
आपको पता है कि वो सुबह को और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं सदर ट्रंप। अगर वो इस बात को किसी और तरफ ले गए, भूल गए, या नया कोई मामला शुरू हो गया, तो फिर ये पाकिस्तानियों को बताएंगे कि हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जो है वो मुआहदा हो सकता था, हम अड़ गए, हमने पूरी दिलेरी के साथ, पूरी गैरत के साथ जवाब दे दिया कि इस मुआहदे पर हमने दस्तखत नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है आज तक किसी इस्लामिक देश ने इजराइल को मान्यता ना दी हो, बल्कि इजराइल के दुनिया के नक्शे में आते ही इस्लामिक देशों ने मुहर लगा दी थी। 1949 में इजराइल को मान्यता देने वाला तुर्की पहला मुस्लिम देश बना, लेकिन पिछले 10 साल से दोनों देशों के संबंध खराब हैं। 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद पॉलिसी बदल दी। मिस्र ने 1979 में इजराइल को मान्यता दी। अब्राहम समझौते के तहत देश यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल को मान्यता दी। इस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान का जुड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मुनीर पर चारों फ्रंट से हमला होगा और कोई मुनीर को बचा नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का डर आज भी पाकिस्तान को सोने नहीं देता है। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखा जाए, और ये कोई छोटी बात तो नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान भारत की जंग डिस्कस हो रही है, हम करें ना करें, अमरीकी सदर इसका जिक्र करते थकते नहीं है। लेकिन ऐसे में हम अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं कर पाए? हम अपनी बात को विद प्रूफ्स जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए कि भाई हमने इतने तैयारे मारे हैं, ये देखो मलबा है, ये हमने उसका सारा डेब्रिस है, संभाल के रखा है, महफूज कर लिया है, एटलीस्ट वी विल रिमेंबर इट टिल सेंचुरीज और टिल द वर्ल्ड एग्जिस्ट कि पाकिस्तान ने भारत का हशर क्या किया था। सो वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस दैट वीडियो। व्हाई? अभी युद्ध पाकिस्तान के बाहर खाड़ी में चल रहा है। मुनीर अगर ट्रंप को हाँ बोलेगा तो पाकिस्तान में मुल्ला बनाम मौलाना शुरू होगा, और अगर मुनीर ट्रंप को ना बोलता है तो ईरान से पहले अमेरिका पाकिस्तान को तबाह कर देगा। पाकिस्तान की आईएसआई योगी आदित्यनाथ का नंबर क्यों मांग रही है? आईएसआई क्यों कह रही है कि योगी के पीए का नंबर बताओ? पाकिस्तान की आईएसआई योगी के मंत्रियों का नंबर क्यों ढूंढ रही है? इसका पता जैसे यूपी पुलिस को चला, उसके कान खड़े हो गए। तहकीकात हुई तो इस्लामाबाद के तार गाजियाबाद से जुड़ गए। पाकिस्तानी गैंग ने यूपी के कुछ लड़कों को सुपारी दी, व्हाट्सएप से संपर्क किया, पिस्तौल देने की बात कही। लेकिन कैसे योगी की फोर्स ने पाकिस्तानी स्लीपर सेल का खात्मा किया, कैसे इस साजिश को नाकाम किया, यह आप देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। योगी का नंबर पाकिस्तानी जासूस क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको पता चला कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके पीए का उन्होंने इंटरनेट से नंबर सर्च करा, कई कैबिनेट मंत्रियों का नंबर सर्च करा, कुछ भी नहीं पता, कई जनप्रतिनिधियों का नंबर सर्च करा, वो पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर है उनके संपर्क में जुड़ा हुआ था। नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। यूपी में गैंग्स ऑफ आईएसआई क्या साजिश रच रहा है? मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाग व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। पाकिस्तानी डॉन के निशाने पर यूपी में किस पार्टी का दफ्तर था? अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी जासूस जैद खान है, ये पाकिस्तानी जासूस महकाब है, ये पाकिस्तानी जासूस शाहरुख है, ये पाकिस्तानी जासूस मुशर्रफ है, ये पाकिस्तानी जासूस गगनदीप है, और इन सब का कनेक्शन यूपी से है। पाकिस्तान के गैंग्स ऑफ आईएसआई की नजर इस वक्त यूपी पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तेलंगाना में जो खुलासा हुआ, सहारनपुर से जो पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए, उसके बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। यूपी में साजिश रचने के लिए ऑर्डर सीधे पाकिस्तान से आ रहे हैं। यह पाकिस्तानी जासूस जैद खान है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। यूपी में गैंग्स ऑफ आईएसआई का सबसे बड़ा चेहरा
बन रहा था। जैद खान यूपी के मुख्यमंत्री का नंबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर आईएसआई हैंडलर्स को मुहैया करा रहा था। लेकिन अब जैद खान पर तेलंगाना पुलिस का शिकंजा कस गया है और यह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। रील बनाने का शौक, हथियारों का जुनून और सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाने की चाह रखने वाला जैद खान कैसे पाकिस्तानी डॉन के स्पाई वर्ल्ड से जुड़ गया, कैसे आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा, यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि जैद खान है कौन। गाजियाबाद की लोनी कॉलोनी का रहने वाला जैद खान 4वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। जैद नकली बंदूक से रील बनाता था। ज्यादा व्यूज पाने के लिए हथियार वाली रील सोशल मीडिया पर डालता था। इसी दौरान गूगल पर असली हथियारों को सर्च करने लगा और इस सर्च के दौरान उसका संपर्क आबिद और राणा हुसैन से हुआ। आबिद और राणा हुसैन आईएसआई के हैंडलर है। आबिद और राणा ने जैद को कई टास्क दिए। गाजियाबाद में पाकिस्तानी डॉन आदिब के पोस्टर लगाने का टास्क दिया। पोस्टर लगाने के बदले उसे पिस्टल देने का लालच भी दिया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 20 अप्रैल को हुआ जब जैद खान को यूपी के मुख्यमंत्री के पीए का नंबर निकालने का टास्क मिला। गाजियाबाद के रहने वाले जैद खान की गिरफ्तारी भले ही हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद में की है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये गिरफ्तारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैद खान वो आदमी है जिसके जरिए सीमा पार बैठे हुए आईएसआई के हैंडलर्स पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, जानकारियां ले रहे थे। और सबसे ज्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव जानकारी ये है कि जैद खान ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्रियों के फोन नंबर्स दिए थे और आईएसआई हैंडलर्स ने जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था वो दिखाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के नंबर्स को लेकर के। यही वजह है कि जैद खान के सभी वेयर अबाउट्स को, उसके सभी परिचितों को, उसके सभी कॉन्टैक्ट्स को और जैद खान किन किन लोगों के संपर्क में सीधे था या प्रत्यक्ष रूप में था, इस बात की जानकारी यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ खंगाल रही है। यही वजह है कि यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की एक संयुक्त टीम हैदराबाद जाएगी और इस पूरे मामले की जानकारी हैदराबाद पुलिस से हासिल करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जैद खान के पीछे असल में कौन था और वो किसके इशारों पर इस तरीके की संवेदनशील जानकारियां सीमा पर पहुंचा रहा था। यूपी के मुताबिक जैद ने इंटरनेट पर सर्च कर यूपी के कैबिनेट मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर जुटाए और उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज दिया। 2021 में जैद खान सबसे पहले वो कोलकाता गया, जहां पर वो एक कपड़ा व्यापारी के यहां काम करता था और इसके बाद गाजियाबाद लौटकर बैग बनाने का काम करने लगा। और फिर इसी साल जैद हैदराबाद गया, जहां पर एक रेस्तरां में वेटर की नौकरी करने लगा और इस दौरान पाकिस्तानी स्पाई वर्ल्ड के व्हाट्सएप चैनलों और कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा। पुलिस का दावा है कि वो लगातार इस ग्रुप्स पर हथियार मांग रहा था और इस्लाम के लिए लड़ने की बातें कर रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए जैद खिलौना बंदूकों के साथ रील बनाता और इसी साल जनवरी और फरवरी में उसने गूगल पर असली बंदूकों के बारे में सर्च करना शुरू किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक अवैध हथियार सप्लायर से उसने संपर्क किया और फरवरी में उसे देसी पिस्तौल की तस्वीरें भेजी। 4 अप्रैल को आबिद के कहने पर जैद ने प्रयागराज के छोटा योगी नामक व्यक्ति की लोकेशन उसके साथ साझा की। इसके बाद 10 तारीख को आबिद ने उसे गाजियाबाद में पाकिस्तानी डॉन आबिद के नाम के 1000 पोस्टर चिपकाने का आदेश दिया। इसके बदले में उसे एक पिस्तौल देने का वादा किया गया, जिसका वीडियो उसे सबूत के तौर पर भेजना था। पाकिस्तानी गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ जैद खान का ही ब्रेन वॉश नहीं किया, बल्कि यूपी और उत्तराखंड के 4 और युवकों को आईएसआई के स्लीपर सेल में भर्ती किया और इन सबके टारगेट पर यूपी था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्लीपर सेल
तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था। गैंग्स ऑफ आईएसआई के इशारे पर महकाब, शाहरुख, मुशर्रफ और गगनदीप मिलकर यूपी में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील स्थलों की जानकारी भी साझा कर रहे थे। ये चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी साजिश रच रहे थे। इन चारों जासूसों के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई यूपी में बड़ी साजिश की योजना बना रही थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इन्हें टारगेट भी दिया हुआ था। महकाब, गगनदीप, शाहरुख और मुशर्रफ यूपी की एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर, अस्पताल और स्कूलों की रेकी कर रहे थे। इनकी जानकारी पाकिस्तान में भेज रहे थे। उन्हें मई महीने में इसे बम से उड़ाने का टारगेट मिला था। काम होने के बाद अगला टारगेट देने की बात कही गई थी। इस काम के लिए महकाब और गगनदीप ने अपने साथ शाहरुख और मुशर्रफ को जोड़ा था। चारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अस्पताल की रेकी करने, हथियार खरीदने की बात भी कर रहे थे। 2026 में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए महकाब और गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी, जिसमें उनके बीच पैसे और हथियारों के बारे में बातचीत हुई थी। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने 4 ऐसे संदिग्धों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, जो दरअसल सीमा पार बैठे हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के जरिए ऑपरेट हो रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे और उन तक यहाँ की संवेदनशील जानकारियाँ पाकिस्तान पहुँचा रहे थे। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर्स इन सबको बाकायदा तैयार कर रहे थे एक नेता की हत्या करने के लिए, एक ऐसे शख्स की हत्या करने के लिए जिसके कई सारे स्कूल हों, या फिर ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर ये विस्फोट करना चाहते थे जिसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में और देश में काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन इससे पहले कि ये सारे अपने मंसूबों में कामयाब होते, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने इन चारों की गिरफ्तारी कर ली है। आईएसआई हैंडलर आबिद ने वीडियो कॉल के जरिए चारों को कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर दहशत फैलाने और अधिक से अधिक युवकों को अपने साथ जोड़ने को कहा था। अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। लेकिन ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के चारों जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी से पाकिस्तान स्लीपर सेल का खात्मा कर दिया गया है। चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार कर एसटीएफ कोर्ट लखनऊ में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। एटीएस का दावा तो यहाँ तक है कि अगर इन चारों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल मॉड्यूल उत्तर प्रदेश और देश में काम कर रहा है वो काफी हद तक बर्स्ट हो चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में नई और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां जब होंगी, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। सहारनपुर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सहारनपुर से चारों स्लीपर सेल की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया। पकड़े गए स्लीपर सेल वेल्डिंग और ड्राइवरी करते करते करीब 6 महीने पहले पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में इंस्टाग्राम के माध्यम से आए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी गतिविधियां यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में बढ़ा दी थी। ग्रामीण भी इनकी गिरफ्तारी से हैरान है। शाहरुख तो हमारा पड़ोसी है जी, बच्चा हमारे ही है। अच्छा, निर्दोष है और बाहर के क्या पता कौन क्या कर रहा, लेकिन आरोप बहुत लगे हैं। और अब तो बहुत खतरनाक लगा रहा, तो उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है इस चीज का। अब वो ऐसा था, उससे मिले हैं तो कैसा लड़का था? तो बच्चा हमारे नहीं था, लड़का ठीक था, मजदूरी करना खाना था उनका। सहारनपुर के ढिक्का कला गांव निवासी महकाब और शाहरुख के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। महकाब वेल्डिंग का काम करता है, अक्सर हरियाणा और पंजाब में जाता रहता था, इसीलिए महकाब को वहां की अच्छी जानकारी थी।